आप देख रहे हैं VVCN IBN टीवी बिहार झारखंड। खबर भी असर भी। मगध विश्वविद्यालय बोधगया में वाणिज्य विभाग के विभागाध्यक्ष सह संकायाध्यक्ष के पद पर कार्यरत प्रोफेसर गिरीश नंदन शर्मा सेवानिवृत्त हो गए। इस मौके पर वाणिज्य विभाग की ओर से विदाई समारोह आयोजित किया गया। समारोह में उन्हें फूल माला, शॉल और भागवत गीता देकर सम्मानित करते हुए भावभीनी विदाई दी गई। रूंधे गले से विदा लेने वाले प्रोफेसर शर्मा अपने सहकर्मियों के साथ 42 बसंत बिताए लम्हों को याद करते हुए भाव विभोर हो गए। उन्होंने सेवा काल के दौरान सहयोग करने के लिए शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया और कहा कि मेरे कार्यकाल में अगर किसी को मेरी बात या व्यवहार से तकलीफ हुई है तो मुझे माफ कीजिएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय या छात्रों को जब भी मेरी आवश्यकता होगी मैं सदैव उपस्थित रहूंगा। उक्त मौके पर वाणिज्य विभाग के सभी शिक्षक के साथ गणमान्य लोग भी उपस्थित हुए। सभी ने अपने विचारों को रखा। मौके पर उपस्थित जदयू नेता डॉक्टर चंदन यादव ने कहा कि मुझे गया कॉलेज में इनके साथ रहकर काम करने का मौका मिला है और मुझ जैसे साधारण इंसान को यहाँ तक लाने में गया कॉलेज के सभी लोगों के साथ इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। चंदन यादव ने प्रोफेसर गिरीश नंदन शर्मा के जीवन परिचय को विस्तार से रखा। मौके पर इंद्रेश कुमार यादव, डॉक्टर चंचला हिमुसी, डॉक्टर मुकेश कुमार सहित कई छात्र उपस्थित हुए। मैं आते आते विश्वविद्यालय में पत्र छोड़ चुका हूं और पत्र का जो है उल्लेख जो है मैं सर से कर चुका हूं, सर को सुना चुका हूं। मैं लिख करके व्यवहार में हम आ रहे हैं कि हाँ ऐसी परिस्थिति में इनको चालू करना है। पोस्ट सबों को मिलता है, छोटे बड़े पोस्ट सबों को मिल जाता है जो भी इच्छुक रहता है। लेकिन ने बताया कि हमने अपना सफर गया कॉलेज से शुरू किया था। फर्स्ट डे था, इग्नू में हम गए थे। सर बैठे हुए थे, असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर थे वहाँ। बहुत कम उम्र था मेरा, लगभग 17-18 वर्ष हुआ होगा। जस्ट इंटरमीडिएट किए थे, उसी वक्त गया कॉलेज में हम गए। सर से मुलाकात हुई। जैसे आज सर रिटायर हो रहे हैं, हमको हर 6 महीने में रिटायरमेंट लेना पड़ता था, क्योंकि हमारे फादर आज भी, मैं कल की बात नहीं कर रहा हूँ, आज भी हमारे फादर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी में गया कॉलेज में प्यून है। लेकिन उन्होंने हमको इस काबिल बनाया कि सर के सानिध्य में रहे हम। और आज आप लोगों के स्टूडेंट के ताकत से और आप यूथ के विंग के ताकत से इस यूनिवर्सिटी से राजनीति शुरू करते करते आज माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ रहने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। वो सब आप ही लोग का देन है। बार बार लोग हमको बोला गया कॉलेज में जब भी हम थे कि अच्छा तुम्हारे ऊपर इतने लोग विरोध करते हैं, तुमको होता काहे नहीं है, तुमको हटाता कोई क्यों नहीं है? इसका कारण आप ही थे सर, आप ही लोग थे जिन्होंने हमको पहचाना कि ये लड़का कभी गलत नहीं कर सकता। और सबसे सेंसिटिव जगह में, परीक्षा विभाग में, जहाँ यूपीएससी से लेकर के छोटी से छोटी परीक्षा, मेडिकल की परीक्षा, ये तो आम परीक्षाएं थी, यूपीएससी तक की परीक्षाएं वहां होती थी। और ये विश्वास था सब लोगों का हमारे ऊपर। यही कारण था कि आज हम यहाँ पहुंचे हैं। अगर सब लोग नहीं होते, इस बरगद का पेड़ हमारे सर पे नहीं होता, तो शायद हम आज यहाँ नहीं होते। अनुभव, ये शब्द तो बहुत सा छोटा है, अनुभव। और यह अनुभव छोटा शब्द जीवन के मरणोपरांत बाकी रह जाता है उनको सुनाने के लिए। मेरे पास बहुत सारे अनुभव हैं, क्योंकि 41 साल 7 माह हमने जो है से सेवा काल में अपना समय गुजारा। तो हमने एक सबसे बड़ी चीज़ देखा शिक्षा के क्षेत्र में कि बच्चों में कोई कमी नहीं होती। बच्चों में कोई कमी नहीं हमने देखा है। बच्चों को बस कैसे हम ढालें, ये शिक्षक में यदि आ जाए तो फिर बच्चे हमारे चमक जाते हैं। और मैं गया कॉलेज के, मेरे मित्र आए हुए हैं, मैं पहला टीचर हूँ, गया कॉलेज के पहला हेड हूँ जो मेरे रिजिम में 9 लड़कियाँ हैं जो टॉप की। एमकॉम में टॉपर्स हमारे क्या ये सब रखे हुए हैं जो टॉप की है। तो मैं जानता हूँ कि इनमें जुनून है कुछ करने का, तो चुन लीजिए। मैं जानता हूँ कि इनमें भी निराला में कुछ जुनून करने का, इनको चुन लिया।
कि आओ भाई ऐसे ऐसे जैसे हम लोग, अब जितना मेरा अनुभव है सब उड़ेल दिया, कुछ बचाना तो है नहीं, ये तो जितना बांटते हैं उतना ही बढ़ते जाता है। तो हम पूरे अपने लाइफ में इन्हें देखा है कि लड़के अगर कोई भटक गए हैं तो गलत रास्ते पर जो हैं वो किसी के बहकावे में गए हैं। अगर सचमुच में सही रास्ता बच्चों को बताया जाए तो बच्चे आसमान छू लेंगे। इतना हौसला बच्चों में रहती है, क्योंकि जानने की क्यूरियोसिटी रहती है, अबोध है, उनको हमको सुबोध करना है। तो ये सारा चीज़ जो है से हम अपने जीवन काल में देखा कि बच्चे, चूँकि एक काल में हम भी स्टूडेंट थे, और मैंने जैसे कहा ना कि जब हम पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो हमने देखा कि अप्लाइड इकोनॉमिक्स ये क्या इकोनॉमिक्स है भाई, जिसके बैसाखी पर कॉमर्स चल रहा है, जबकि कॉमर्स आज के युग में अब विज्ञान का ही युग नहीं रहा, व्यापार का युग रहा। तो कॉमर्स जब इतनी बड़ी क्षितिज पर पहुंच रहा है, लेकिन आज भी हमारे नाम के साथ ही आगे खड़ा है और अप्लाइड इकोनॉमिक्स। तो हम उस समय कल्पना की थी, और संयोग देखिए, कल्पना साकार कैसे, बिन परिश्रम कल्पना स्वप्न के भंडार जैसे। अगर हम कल्पना करते तो केवल स्वप्न रह जाता, हम उसको साकार करने के लिए तत्पर हुए तो आज वो जो है से काम हो गया। इसलिए हमारी अनुभव की बहुत सारी बातें हैं। स्वराज के 75वीं वर्ष के मौके पर पूरे भारत में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें सभी विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय एवं सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी प्रकार के संगठन बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। इसी कड़ी में गया में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों के द्वारा गांधी मैदान में नगर एकत्रीकरण आयोजित किया गया, जिसमें सभी स्वयंसेवक कोरोना महामारी को लेकर सरकारी दिशा निर्देश का पालन करते हुए 15 मिनट तक सूर्य नमस्कार कर सामूहिकता का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। एकत्रीकरण में बाल, तरुण एवं प्रौढ़ मिलाकर कुल 163 स्वयंसेवक उपस्थित हुए। गया में पहली बार सामूहिक रूप से शाखा में बड़े स्तर पर सूर्य नमस्कार किया गया। सूर्य नमस्कार मानव शरीर में नवीन ऊर्जा का संचार करता है, जिससे मनुष्य का जीवन तंदुरुस्त होता है। वहीं दूसरी तरफ बोधगया में स्वयंसेवकों के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां सभी स्वयंसेवक समाज के अन्य लोगों के साथ रक्तदान किए। शिविर के दौरान कुल 51 लोगों ने रक्तदान किया। आज बिरला धर्मशाला के प्रांगण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया गया है। इसमें उद्घाटनकर्ता के रूप में बोधगया मैनेजमेंट कमेटी के सेक्रेटरी श्री दोरजे साहब द्वारा उद्घाटन किया गया और रक्त शिविर का संचालन शुरू हो गया है। बड़ा ही गर्व की बात है कि बोधगया के युवा रक्त देने के लिए ललायित हैं और खुशी खुशी अपना रक्त को दान दे रहे हैं। इसलिए मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। दान महादान कार्यक्रम लेकर के आज मोक्ष एवं ज्ञान की पावन धरा पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा बिरला धर्मशाला में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। ये कालखंड बंधु, पत्रकार बंधु, आप कोरोना के कालखंड देखे हैं कि थोड़ा सा रक्त नहीं मिलने के चलते हमारे अग्रज, हमारे बंधु, हमारे परिवार के लोग जान गंवा बैठे। और आज पूरा राष्ट्र 75वें स्वतंत्रता दिवस के इस वार्षिकोत्सव में अमृत महोत्सव के तहत आज ये कार्यक्रम रखा गया है रक्तदान शिविर का, कि कोई ऐसा वंचित न रह जाए। इसके लिए अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी स्वयंसेवक लगे हुए हैं, रात दिन रत होकर के भारत माता की सेवा में रक्तदान कर रहे हैं। महोत्सव के तहत
आरएसएस के द्वारा वहाँ रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। ये सबसे रक्तदान सबसे बड़ा दान है और ये समाज में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज की महामारी के दौर में। उसी को मद्देनजर रखते हुए आज इस चीज़ का हम लोग आयोजन किए हैं। बोधगया में बिहार टूरिज्म विभाग के परिसर स्थित बैंक ऑफ इंडिया बोधगया के शाखा में सेंधमारी करने वाले चोरों का अब तक सुराग नहीं मिला है। चोरों की तस्वीर बैंक के अंदर लगे सीसीटीवी में आई है, बावजूद चोर की पहचान नहीं हो पाई। सीसीटीवी में आई चोर की तस्वीर पुलिस ने कई लोगों को दिखाकर पहचान कराने की कोशिश की, मगर चेहरे ढके होने के कारण किसी ने नहीं पहचाना। कई मुखबिरों से भी चोरों की जानकारी ली गई, लेकिन सेंधमारी के घटना के 3 महीने बाद भी पुलिस को अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी है। बोधगया थाना अंतर्गत कई ऐसे मामले हैं जिसमें चोरों के द्वारा किराने के दुकान सहित अन्य दुकानों में सेंधमारी व छत के रास्ते या ताला तोड़कर हुई आधा दर्जन मामले में पुलिस अभी तक चोरों की पहचान नहीं कर पाई है। कई मामले में लोगों ने चोरों को पकड़कर पुलिस के हवाले भी किया या अन्य क्षेत्र के पुलिस के द्वारा कार्रवाई में लोग पकड़े गए, तो बोधगया पुलिस ने अपनी पीठ को खुद ही थपथपाकर पूरा श्रेय अपने ऊपर ले लिया। कुछ दिनों से थाना क्षेत्र के विभिन्न जगहों में छिनतई जैसे मामले हो रहे हैं, इसके बावजूद पुलिस की कार्रवाई शून्य है। वहीं रविवार की रात को छिनतई में कुछ लोगों के द्वारा 2 छिनतई करने वालों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया, तो पुलिस उसे अपनी उपलब्धि गिनाने में पीछे नजर नहीं आ रही। दिवाली के रात में यहाँ पे कुछ चोरों ने 2 चोर शाखा में इन किए थे सेंधमारी करके। जो हमारा ये बगल में IRCTC का एक्सटेंशन काउंटर है जो कि और ये हमारा ये वॉल दोनों का कॉमन है, उन्होंने उनके गेट का ताला तोड़ करके उनके प्रीमाइसेस में इन करके हमारी शाखा में सेंधमारी की थी। लेकिन किसी भी प्रकार का उस दिन हमें वित्तीय नुकसान नहीं हुआ था। शाखा में आने के लगभग ये दिवाली की रात में 2 बजे के आसपास घटना हुई थी रात के। शाखा में वो चोर लगभग आधा घंटा के आसपास रहे थे और जब उन्हें कुछ भी नहीं मिला तो फिर वो निकल गए। पुलिस ने काफ़ी सहयोग किया है। पुलिस के साथ हमारा FIR भी शाखा ने इसमें किया था और पुलिस अपने स्तर पे छानबीन कर रही है और हर मतलब कि जो भी हो रहा है वो शाखा में आकर के भी इंटीमेट करती हैं, आकर के जो भी जरूरी पूछताछ होता है वो शाखा में आकर के कर रही हैं और अपने तरफ से वो जो भी जरूरी छानबीन है वो कर रही है। ठीक है, CCTV में एक्चुअली 2 बंदे थे, दोनों ने अपना ये पूरा फेस को कवर करके रखा हुआ था। एक मतलब 5.5 फीट से 6 फीट के आसपास में दोनों की हाइट रही होगी। एक जो बंदा था CCTV फुटेज में थोड़ा सा हेल्दी था और एक पतला सा लड़का था। फिलहाल तो कुछ नहीं हुआ है क्योंकि वो क्या हो रहा है अभी इस मुद्दे पे बात भी हुई है थाने से, लेकिन वो उनका कवर पूरी तरीके से फेस ये था कवर किया हुआ था, तो इसलिए इसके ऊपर अभी कुछ हो नहीं पाया, लेकिन अपने तरफ से वो छानबीन में लगे हुए। गुप्त सूचना के आधार पर गया पुलिस छापेमारी करके 150 किलो गांजा, 2600 लीटर विदेशी शराब सहित 2 लोगों की गिरफ्तारी, भारी मात्रा में शराब बनाने के उपयोग में किए जाने वाले ढक्कन भी बरामद किए हैं। गया चाकल थाना अंतर्गत देसनी बीघा में अवैध रूप से चल रहे गांजा और शराब की बिक्री की सूचना के बाद गया SSP ने एक टीम गठित की। गठित टीम ने देसनी बीघा NH83 गया पटना रोड पर छापेमारी की, जहां भारी मात्रा में गांजा और शराब बरामद किया। हम आपको बता दें कि कुछ कुरकुरे के पैकेट के नीचे छिपाकर शराब और गांजे की तस्करी का काम किया जाता था। पुलिस के द्वारा तस्कर के उपयोग में इस्तेमाल करने वाले गाड़ी और कुरकुरे के पैकेट को भी बरामद किया गया है। वहीं प्रेस वार्ता में ASP मनीष कुमार ने बताया कि इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, भोला और असलम की। बाकी 2 लोग भाग निकले जिनकी पहचान हो चुकी है। सभी लोगों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
सभा में एक भोला मियाँ है, उनके द्वारा मादक पदार्थ का अवैध व्यापार किया जा रहा है। इस सूचना को इनके द्वारा वरीय पदाधिकारी को दिया गया, जिसके बाद एक टीम का गठन हुआ सिटी एसपी साहब के नेतृत्व में। टीम में अन्य अफसर थे, इन लोगों के द्वारा रेड जाकर किया गया और रेड के दौरान 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई। एक भोला मियाँ है और एक असलम है। भोला मियाँ आपको ये कोतवाली थाना का रहने वाला है और असलम जो है ये विष्णुपद का रहने वाला है तथा उस प्रेमिसेस से लगभग 150 किलो गांजा जैसा पदार्थ बरामद हुआ है। इसके अलावा लगभग 2600 लीटर विदेशी शराब बरामद हुआ है और शराब का बनाने का वो बॉटलिंग ढक्कन वगैरह उसका जो कैप है वो भी कुछ बरामद हुआ है। आपराधिक इतिहास में भोला मियाँ जो है ये इसने बताया कि ये पूर्व में मारपीट के केस में जेल जा चुका है और हम लोग देख रहे हैं कि इसकी क्या क्रिमिनल हिस्ट्री है। प्रेमिसेस भोला मियाँ का है, ज़मीन इसकी पत्नी के नाम से है। प्रेमिसेस भोला मियाँ उर्फ शहनवाज। इंटर एग्जाम शुरू होने से पहले शिक्षकेतर कर्मचारियों ने कॉलेज के गेट के बाहर धरना दिया। पुलिस ने शिक्षकेतर कर्मचारियों को हिरासत में लेकर थाना ले गई। इसलिए इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू होनी थी। ऐसे में भारी संख्या में परीक्षार्थियों को कॉलेज के बाहर ही खड़ा रहना पड़ा। हालांकि समय रहते रामपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंच गई और धरनार्थियों को समझा बुझाकर वहीं कर्मचारियों को हिरासत में लेकर थाना ले गई, जिसके बाद परीक्षार्थी कॉलेज में प्रवेश किए। शिक्षकेतर कर्मचारियों के नेता ने कहा कि हम लोगों का यह 3य चरण का धरना प्रदर्शन है। हम लोगों का 24 महीने से वेतन भुगतान नहीं हुआ है। इसके अलावा कई मांगे भी हैं। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही हैं, इसलिए हम लोग बाध्य होकर इंटर का परीक्षा का विरोध कर रहे हैं। उन लोगों ने कहा कि हमें परीक्षार्थियों से कोई द्वेष नहीं है, लेकिन सरकार हम लोगों की मांग को भी पूरा नहीं कर रही है, जिससे हम सभी परेशान हैं। गाड़ी आई है, रामपुर थाना बता रहे हैं हम लोग को धरना कार्यक्रम विरोध कर रहे थे। इन लोग अरेस्ट करके ले जा रहे हैं जहाँ रामपुर थाना से आए। अब कहाँ ले जाएंगे तो अब मीडिया वाले बताएंगे। हम लोग सभी आदमी को अरेस्ट करके लिया जा रहा है। इंटरमीडिएट की परीक्षा जो बाधित हम लोग करने का काम किया है, इसकी सूचना हम लोग विगत 1 सप्ताह पहले बिहार सरकार को, गया जिला प्रशासन को, मगध विश्वविद्यालय को दे चुके हैं। हमारी 13 सूत्री मांगे हैं। कुछ मांगे बिहार सरकार से लंबित है, कुछ मांगे विश्वविद्यालय स्तर से लंबित है। इस संबंध में हम लोग लगातार चरणबद्ध संघर्ष कर रहे हैं। जनवरी माह में आपने देखा होगा कि पहला संघर्ष हम लोग 7 जनवरी को किया, अपने अपने कार्यालय में धरना प्रदर्शन दे करके। 2 दिन 18 जनवरी और 19 जनवरी को मगध विश्वविद्यालय में हम लोगों ने रोषपूर्वक धरना और प्रदर्शन का काम किया और विगत 3 माह से हम लोगों का जो वेतन लंबित है वह वेतन भी नहीं मिल पा रहा था। परंतु विगत 2 धरना प्रदर्शन करने से हम लोगों का 2 माह का वेतन कल ही रिलीज हुआ है और पेंशन जो हमारे साथी सेवानिवृत्त कर गए थे उनका भी पेंशन बाधित था, उनका भी पेंशन रिलीज हुआ है। लेकिन अभी भी हमारा जो 12 सूत्री मांगे हैं, जैसे टाइम बाउंड प्रमोशन, सेवा संपुष्टि और प्रमोशन, ये सब एसीपी का एरियर और 62 से 65 वर्ष की उम्र सेवानिवृत्ति का शिक्षकेतर कर्मचारी को करना, ये राज्य स्तरीय मांग है। उसके बाद एसीपी एमसीपी का लाभ का एरियर हम लोगों का बाकी है। 7वां वेतनमान लागू हो गया है अप्रैल 17 से। अभी तक जो है 24 माह का हम लोग का एरियर भुगतान नहीं हुआ है और डेली वेजेज संविदा पर हमारे भाई जो हैं 15 वर्ष से 18 वर्ष से काम कर रहे हैं। इनके संबंध में इनके लिए सरकार और कोर्ट का दिशा निर्देश है कि 10% जो है ईपीएफ खोल करके इनको भविष्य निधि तय किया जाए। धरना है, 13 सूत्री मांग है जो बिहार सरकार से है। डीए के बकाया है, वेतन सत्यापन है, प्रमोशन है, बहुत तरह के 13 मांग है हमारे, जो हमारे अध्यक्ष महोदय गिरफ्तार होकर चले गए हैं थाना में और सचिव दोनों हैं। हम लोग कर्मचारी हैं, या फिर खाली बैठे हुए। ग्रेड पे जो सरकार नहीं दे रही है
इन सारी मांगों के समर्थन में हमारा यह संघर्ष चल रहा है। सरकार इसके बावजूद भी वेतन कोषांग सरकार के द्वारा ये गठित है। विश्वविद्यालय के जो सक्षम प्राधिकार हैं उनके द्वारा वेतन निर्धारण किया गया है। उसको वेतन कोषांग में बैठे पदाधिकारी और कर्मचारी कैंची चला रहे हैं, उसको तत्काल बंद होनी चाहिए। हम लोग इसके बाद 15 फरवरी को वेतन कोषांग का भी घेराव करेंगे और इसके बावजूद भी सरकार की नींद यदि नहीं खुली तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं। और हमारे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने से छात्रों को जो असुविधा होगी उसके लिए मुझे काफ़ी खेद है, लेकिन इसके लिए पूर्ण रूपेण बिहार सरकार जवाबदेह होगी। बीएमपी 3 के 1 दर्जन से ज्यादा प्रशिक्षु महिला कांस्टेबल बीमार हो गई। मगध मेडिकल अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। एक दिन पूर्व प्रशिक्षु कांस्टेबल तृप्ति कुमारी की ब्रेन हेमरेज से पटना में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। मौत के सदमे में 1 दर्जन से ज्यादा प्रशिक्षु कांस्टेबल बीमार हो गए। फिलहाल सभी खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। बिहार के गया जिले में बीएमपी 3 में प्रशिक्षु महिला कांस्टेबल की मौत इलाज के दौरान हो गई, जिसके बाद मौत के सदमे में कैंप में रहे 1 दर्जन से अधिक महिला कांस्टेबल भी सदमे में आ गई और एक एक करके कई महिला कांस्टेबल बीमार हो गई, जिन्हें इलाज के लिए अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सभी को आईसीयू में भर्ती कराया गया। हालांकि सभी लोग फिलहाल सुरक्षित हैं, जिसमें 6 से ज्यादा महिला कांस्टेबल वापस कैंप में लौट आई हैं। बताया जा रहा है कि कांस्टेबल तृप्ति कुमारी की तबियत सोमवार शाम खराब हो गई थी। उन्हें मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां से प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना के पीएमसीएच के लिए रेफर कर दिया गया, जहां मंगलवार की सुबह उनकी मौत हो गई। मौत की सूचना के बाद कैंप में रही सभी प्रशिक्षु महिला कांस्टेबल को सदमा लगा और एक एक कर सभी बीमार हो गई। देखिए, कल दिन में कहा कि एक ट्रेनी हमारे यहाँ थी तृप्ति कुमारी, उसकी तबीयत खराब हुई। तुरंत उनको ANMCH ले जाया गया और वहाँ फिर टेस्ट के बाद डॉक्टर्स ने उनको पटना रेफ़र कर दिया। पटना जाते जाते उनका डेथ हो गया और अभी तक जो बात आई है मेडिकल जांच में कि संभवतः उनका ब्रेन हैमरेज हुआ था। बाकी आगे की कार्रवाई की जा रही है और जो बाकी आज सुबह कंडोलेंस भी रखा गया था उनके लिए। और उसके बाद फिर कुछ लड़कियां शॉक के चलते, थोड़ा उनको घबराहट के चलते कुछ लड़कियों को दांत लग गया, तो तुरंत उनको भी ANMCH भेजा गया। वो ठीक हैं, उनमें से लड़कियां वापस आ भी रही हैं एक एक करके। और बाकी जो ट्रेनीज हैं वो सब ठीक हैं, अभी कोई और परेशानी नहीं है। कितनी अभी सडनली पुलिस डिपार्टमेंट से ट्रेनी लड़कियां एकाएक बेहोश होकर आने लगी और इनकी संख्या धीरे धीरे 2, 3, 4, 5 करते हुए 17-18 तक हो गया। कारण तो पता नहीं है, लेकिन ऐसा पता चला है कि कल कोई बच्ची उसमें से हेमरेज के चलते डेथ हो गई थी, जिसके चलते इन लोगों में साइकेट्रिक प्रॉब्लम कुछ हुआ या कोई परेशानी आई। लड़कियां बेहोश होने लगी, पैनिक होने लगी। हालांकि हमारी पूरी टीम जैसे ही हम लोग को पता चला फुल फ्लेजेड लग गई और कोई भी तरह की परेशानी किसी को नहीं हुई। सारी स्थिति सारी कंट्रोल में है। बजट को लेकर गया शहर में लोग मिलीजुली प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कई लोगों ने बजट को सराहा तो कई लोगों को सरकार से बजट में और कुछ अधिक उम्मीद थी। वहीं सेंट्रल चैम्बर ऑफ कॉमर्स और मगध इंडस्ट्रियल के अध्यक्ष की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई है। मगध इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष अनूप केडिया ने बताया कि अगर इस बजट को रियायती दृष्टिकोण से देखा जाए तो निश्चित तौर पर यह बजट निराशा वाली है, किंतु अर्थव्यवस्था के विकास के लिए किए गए निर्णय हैं, लेकिन वो निर्णय लिया गया है कि आने वाले दिनों में अच्छे दिन आएंगे। वहीं सेंट्रल बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महासचिव आलोक नंदन ने कहा कि यह बजट कुछ ज्यादा तो नहीं है, लेकिन कुछ कम भी नहीं है। मिला जुलाकर एवरेज बजट है और अच्छा बजट है। यह अध्यक्ष मगध इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, अगर इस बजट को रियायतों की दृष्टि से देखा जाए तो निश्चित तौर पे निराशा दिखती है, किंतु अर्थव्यवस्था के विकास की दृष्टि से लिए गए जो निर्णय हैं वो इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं कि रियायतें अगर अभी नहीं भी मिली हैं तो आने वाले समय में अच्छे दिन आएंगे। अर्थव्यवस्था जब तक कोरोना से पूर्व की स्थिति में नहीं आती है तब तक
देश की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए उठाए गए कदम जरूर हैं। ऑन एन एवरेज बजट ठीक ही है, जैसे उम्मीद थी। बजट में बहुत ज़्यादा छूट बोल करके कुछ तो नहीं है, लेकिन सरकार ने जो भी किया है वो सरकार ने एक लक्ष्य रखा है $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का, और उसी रास्ते पर सरकार चल रही है। पूंजीगत जो है सुधार करने का प्रयास किया गया है। जहां आवश्यकता थी सरकार ने वहां छूट मुहैया कराई ही है, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं, फिर भी ठीक है। कृषि क्षेत्र में सुधार है, आपको मशीन पर या अन्य चीज़ों के आयात पर सहूलियत दिया गया है। कुछ चीज़ें महंगी भी हुई तो कई चीज़ें सस्ती भी हुई। कुल मिलाकर एवरेज बजट और अच्छा बजट है। इस बजट की आलोचना नहीं की जा सकती है, और हम लोग प्रसन्न हैं कि कोरोना काल में भी सरकार ने कोई अलग से कोई टैक्स या सरचार्ज या कुछ इस तरह का लेवी करदाताओं पर नहीं किया जाए। गैस हम लोग को बहुत महंगा पड़ रहा है, इसलिए महंगाई कम किया जाए। तेल वेल बहुत, राशन सब बहुत महंगा हो गया है, इसके लिए कम किया जाएगा। किचन की जो सारी ज़रूरत है, किचन की सारी ज़रूरत है, वो सब बहुत महंगा हो गया है। बजट जो है कि पास हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। इस बजट में जो है कि कुछ पेंशन का और ये सब लोगों काम का लिए अच्छी होना चाहिए। बेरोजगारी के बारे में हम लोग बहुत, अभी युवा लोग को बहुत कठिन है, बहुत ज़्यादा कठिन है। हम लोग अभी पढ़ लिख के भी ग्रेजुएशन करके अभी मैं ऐसा ही हूँ। इसके लिए सरकार से मैं अनुरोध करता हूँ कि ताकि हम लोग पर ध्यान दिया जाए, रोजगार को मैं थोड़ा सा बढ़ोतरी करें और हम लोग को रोजगार दें। आज भारत सरकार के द्वारा जो बजट पेश हुआ है उसमें हमारा एक ही मांग है कि हमारे जितने भी आयुर्वेद के प्रति, आयुष के प्रति बजट में थोड़ा और विशेष ध्यान दिया जाए, उस पर और बजट पे और इन्वेस्ट किया जाए, ताकि हमारे किया जाना चाहिए था कि भाई जिससे कि हमारे आयुर्वेद के चिकित्सकों को निराशा ना होना पड़े। और मैं बोधगया में रह रहे चीन के बौद्ध भिक्षुओं ने अपना नववर्ष लोसर का जश्न बुद्ध भूमि के बीटीएमसी गोलंबर के निकट सादगी से मनाया। महाबोधि मंदिर बंद होने के कारण बौद्ध भिक्षुओं व श्रद्धालुओं ने 5000 दीप जलाकर अपना नववर्ष मनाया। साथ ही विश्व शांति की प्रार्थना भगवान बुद्ध से की। इसके पहले भिक्षुओं ने विशेष पूजा का आयोजन किया। बौद्ध भिक्षुओं ने बताया कि नए साल में सभी प्रकार की बीमारियों को नाश करने के लिए तंत्र की देवी महाकाली की पूजा अर्चना की जाती है। इन्हें रक्षक देवी के नाम से जाना जाता है। इसी क्रम में नेचुंग देवता की भी पूजा की गई। बौद्ध लामाओं और श्रद्धालुओं ने पूजा के स्थान पर विशेष प्रकार के श्रद्धा का सूचक वस्त्र खादा चढ़ाया। बौद्ध भिक्षुओं ने बताया कि नववर्ष का जश्न 3 दिनों तक मनाया जाता है। देश के विभिन्न प्रदेशों में स्थित मोनेस्ट्री में नृत्य, संगीत और प्रतियोगिता का आयोजन कराया जाता है। लेकिन कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण इस साल यह पर्व छोटे रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें सिर्फ 15 से 20 बौद्ध भिक्षु सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क पहनकर ही शामिल होंगे। Chinese Spring Festival, I help my friend at Bodhgaya to bring candle. This candle is the Chinese word 春节快乐, Spring Festival happy meaning. Your name? My name is Nida. From Shandong, China. Thank you. यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 5000 दिया का जलाया गया है। ये चाइना के जो फेस्टिवल है छुंचे कहते हैं हम लोग में नया साल कहलाता है।
उसी के उपरांत ये पूजा किया गया है, आप देख सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं सीरियल फाइनल। इसका मतलब क्या होता है? मतलब हैप्पी न्यू ईयर। कितना दिया जलाया गया है? 5000 दिया जलाया गया है यहाँ पे। नाम सनी कौर गुप्ता। चाइनीज गाइड। हाँ, चाइनीज गाइड। चाइनीज गाइड। गया के इमामगंज प्रखंड अंतर्गत बीकोपुर में जैन मेडिकल स्टोर का उद्घाटन 85 वर्षीय वृद्ध सह रिटायर्ड लोको पायलट सैयद जहीरुद्दीन के द्वारा फीता काटकर किया गया। मौके पर मेडिकल स्टोर के प्रोप्राइटर सैयद असलम ने बताया कि क्षेत्र की आवश्यकता को देखते हुए उन्होंने मेडिकल स्टोर खोला है। उन्होंने बताया कि यहाँ सभी प्रकार की दवाइयां उपलब्ध होंगी। मौके पर क्षेत्र के कई लोग उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। क्षेत्र के लोगों का कहना था कि इस मेडिकल स्टोर के खुलने से यहाँ की जनता को काफी लाभ होगा। बिहार में जहां इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू हो गई, वहीं नालंदा में भी परीक्षा का माहौल पूरी तरह से देखने को मिला, जिसमें 1 फरवरी से 14 फरवरी तक परीक्षा चलने वाली है। 2 पालियों में यह परीक्षा आयोजित की गई है। बीएसईबी के द्वारा निर्गत निर्देश के अनुसार परीक्षा प्रारंभ होने से 10 मिनट पूर्व तक ही परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति रहेगी। परीक्षार्थी अगर परीक्षा केंद्र पर देर से पहुंचेंगे तो उनका प्रवेश वर्जित रहेगा। नालंदा जिले में परीक्षा आयोजन के लिए कुल 39 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें बिहार शरीफ में 31, हिलसा में 5 और राजगीर में 3 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से छात्रों के लिए 22 तथा छात्राओं के लिए 17 परीक्षा केंद्र निर्धारित हैं। इन परीक्षा केंद्रों पर 24,225 छात्र और 21,087 छात्राएं शामिल हो रही हैं। सदर डीएसपी बिहार शरीफ डॉक्टर मोहम्मद शिबली नोमानी ने कहा कि परीक्षा के स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त वातावरण में आयोजन सुनिश्चित करने के लिए इन परीक्षा केंद्रों पर 195 स्टैटिक दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त किए गए हैं। परीक्षा सेंटर की परिधि में सभी फोटो स्टेट की दुकानें परीक्षा अवधि में बंद रखने का आदेश दिया गया है। सभी परीक्षार्थी अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करेंगे। वर्तमान में सर्दी को देखते हुए परीक्षार्थी जूता मोजा पहनकर परीक्षा दे सकेंगे, परंतु फ्री स्क्रीनिंग के क्रम में अच्छे ढंग से जांच सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया गया है। सेंटर पे पुलिसकर्मी और मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति है। एसटी में भी पदाधिकारी हैं, हम लोग स्वयं जो है वरीय पदाधिकारी और मनशील हैं, और हम लोग सब जगह इंश्योर कर रहे हैं कि शांतिपूर्ण और जो गाइडलाइंस है उसके आलोक में इंटरमीडिएट का परीक्षा जो है शांतिपूर्ण संपन्न हो। विशेषकर मोबाइल्स वगैरह में छात्रों का मैं चेक भी कर रहा हूँ, कुछ फर्जी टाइप के जो पोस्टर्स वगैरह जो है वायरल होते हैं, उससे जो है हमारे नवयुवक हमारे छात्र दिग्भ्रमित होते हैं। उस पर भी हम लोगों की विशेष नज़र है। कोचिंग संस्थान, साइबर कैफ़े, फोटो स्टेट की जो दुकानें हैं जहाँ ये लोग फोटो कॉपी इत्यादि कराते हैं, वहाँ भी लगातार हमारे पदाधिकारियों के द्वारा जो है चेकिंग किया जा रहा था। गया का मगध मेडिकल कॉलेज गया के सटे कई जिलों को स्वास्थ्य सेवा देने के लिए एकमात्र बड़ा अस्पताल है। वहीं दूसरी तरफ यहां पहुंचने के लिए आपको काफी जद्दोजहद का सामना करना पड़ सकता है। जी हां, हम आपको बता रहे हैं मगध मेडिकल जाने वाले सड़क का हाल। यूं तो देखा जाए तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है, मगर इस सड़क पर ना तो जिला पुलिस का ध्यान है और ना ही स्थानीय लोगों का। सड़क की महत्ता तब बढ़ जाती है जब कोई पीड़ित एम्बुलेंस में अपने परिजनों को लेकर अस्पताल पहुंचने की कोशिश कर रहा हो और इस जाम में वह पल पल अपने इष्ट को याद कर अस्पताल पहुंचने का प्रार्थना करता रहता होगा। यह सड़क गया शेरघाटी सड़क के नाम से जाना जाता है, मगर यह गया जिले के औरंगाबाद और कई महत्वपूर्ण जिलों को जोड़ने वाली सड़क है और ठीक वहीं जाम का सामना करना पड़ता है जहां से अस्पताल की सीमाएं प्रारंभ होती हैं। यह हाल किसी खास दिन का नहीं बल्कि प्रतिदिन का यही हाल है। टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कैसे आपको कुछ दूरी तय करने के लिए भी घंटों का समय लग सकता है। इस जाम में एम्बुलेंस के अलावा प्रशासनिक गाड़ियां भी हैं, लेकिन उसके बावजूद जाम पूरी तरह से बना हुआ है।
बाद क्या असर होता है यह तो समय बताएगा, लेकिन आप सभी को आगाह करना और आपकी आवाज बनना हमारी प्राथमिकता है, क्योंकि हम हैं IBN टीवी, खबर भी असर भी। आप अपने आसपास की समस्याओं को हमसे साझा करने के लिए स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर वीडियो बनाकर हमें भेजें या हमसे सीधा संपर्क करें। हम बने रहेंगे आपकी आवाज। हम हैं IBN टीवी। IBN टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप बने रहें IBN टीवी के साथ। आप अपनी खबरों के साथ और बिहार के खबरों के लिए YouTube चैनल IBN टीवी इंडिया पर जाएं और सीधा प्रसारण के लिए डेन नेटवर्क के चैनल नंबर 155 पर जाएं या लॉगिन करें www.ibntv.in। अभी के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।